नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार में बिकवाली। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा गिरकर बंद। बैंकिंग रियलिटी शेयरों में बिकवाली। निफ्टी 177 पॉइंट गिरकर 17,413 पर बंद। सिसोदिया पर कोर्ट में चल रही है सुनवाई। ईडी ने कोर्ट में किया सिसोदिया के खिलाफ सबूत होने का दावा। इधर लालू के करीबियों पर पटना में मुंबई तक छापे। देश में नए वायरस ने बढ़ाई चिंता। हरियाणा और कर्नाटक में H3N2 से 2 लोगों की मौत की पुष्टि। अब तक 90 मामले। सरकार हुई अलर्ट। सेमीकंडक्टर पर भारत की बड़ी छलांग। सप्लाई चेन और इकोसिस्टम को डेवलप करने पर अमेरिका के साथ करार। चीन में और ज्यादा ताकतवर हुए शी जिनपिंग। लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनकर रचा इतिहास। PLA के आर्मी कमांडर भी रहेंगे। पंजाब में मान सरकार ने बिजली, शिक्षा, सेहत और सुरक्षा के लिए खोला खजाना। सीएम मान बोले, आम लोगों का है बजट। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मार्केट की। दरअसल बाजार में अमेरिका में बैंकों के डिफॉल्ट की आशंका से आज भारतीय बाजार की अगर बात करें तो उसके सेंटिमेंट्स बिगड़ गए। लगातार दूसरे दिन सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा की गिरावट यहां पर देखी गई। सेंसेक्स 671, निफ्टी 177 अंक गिरा। आज सबसे ज्यादा बिकवाली बैंकिंग रियलिटी शेयरों में रही। कंज्यूमर गुड्स, IT शेयरों की अगर बात करें तो इस पे भी आज दबाव रहा। और दुनिया के मुकाबले भारत की ग्रोथ अच्छी है, ऐसा कहना है मैकलाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और CIO मिहिर वोरा का। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में भारत की ग्रोथ चीन से बेहतर रहेगी। तो वहीं इंफ्रा, इन्वेस्टमेंट और डिफेंस थीम में भी निवेश अच्छा रहेगा। इंडिया अपार्ट फ्रॉम चाइना, इंडिया इज द ओनली बिग मार्केट जहां पे इतना ग्रोथ है और इतनी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। तो वो तो इश्यू नहीं लग रहा मुझे, बिकॉज इंडिया की जो ग्रोथ रेट है नेक्स्ट 2 साल के लिए वो एक्चुअली चाइना से हायर रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड, हमने देखा है चाइना में इतने लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है जो हमने इश्यूज देखे हैं पिछले 2 साल में। तो एक शक होने लगा है कि भाई चाइना में लॉन्ग टर्म पैसा बनेगा कि नहीं। तो वो इश्यू नहीं है। अगर ओवरऑल ही पैसा कम हो रहा है दुनिया में फ्लोज पे, तो इंडिया में ऑफ कोर्स रिडेम्पशन आएगी, सेलिंग आती रहेगी। बट इंडिया से निकल के चाइना में जाए स्ट्रक्चरली, वो मुझे नहीं लग रहा। जैसे हमने डिस्कस किया, अभी भी व्यू यही है कि जो डोमेस्टिक थीम है वो ज्यादा स्ट्रांग है, ग्लोबल थीम्स है वो वीकर है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो ब्रेक लगानी है वो ज्यादा शार्पली लगनी है। तो डोमेस्टिक थीम में बेसिकली जो कंजम्पशन लिंक थीम्स हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो थीम है, और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और डिफेंस वाली थीम है, एंड प्लस सम ऑफ द आउटसोर्सिंग, जो ग्लोबल आउटसोर्सिंग वाली बात हो रही है केमिकल स्टॉक्स वगैरह में, वो थीम्स हम लोग प्ले कर रहे हैं। और भारतीय बाजारों की अगर आज बात करें तो यहाँ गिरावट जो रही वो अमेरिका के चक्कर में रही। क्यों टूटे अमेरिकी बाजार, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं नीरज वाजपेयी। नीरज जी, बताएं क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास। देखिए, अमेरिका में कल एक 2 बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ एक बड़ी घटना हुई और उसका असर फिर अमेरिका के दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर पे आया, बैंक्स पे आया और गिरा। तो उसकी वजह से एक दिक्कत बढ़ती हुई दिख रही है। इस सारी मुश्किल की जड़ बढ़ती हुई ब्याज दरें हैं और उसकी वजह से 2 बैंकों में, एक बैंक और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काफ़ी दिक्कत आई। सिल्वरगेट एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्रिप्टो इंस्ट्रूमेंट को फाइनेंस करते थे, उसके लिए लेन देन काम करते थे, और वो पिछले कुछ महीनों से मुश्किल में आए और अब वो फाइनली बंद होने की कगार पे है। तो एक मुश्किल वहां से शुरू हुई। दूसरी एक और बड़ी मुश्किल शुरू हुई जो SVB यानी सिलिकॉन वैली बैंक में है, जो ज्यादा बड़ी दिक्कत के तौर पे निकल के आई। सिलिकॉन वैली बैंक एक नॉर्मल सा बैंक है, कन्वेंशनल बैंक है और बहुत लो प्रोफाइल है, लेकिन टॉप 10 बैंक्स में से एक आता है अमेरिका के, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेविंग है। दरअसल हुआ ये कि SVB के पास काफी सारा पैसा लोगों ने कोविड के दौरान जमा किया था, जब ब्याज दरें बहुत नीचे थी, और वो पैसा उन लोगों ने ज्यादातर जमा किया जो वेंचर कैपिटलिस्ट थे, जो एंजल फंडर्स थे। उन लोगों ने पैसे जमा किए क्योंकि उनको लिक्विड पैसा चाहिए होता है। बहुत ज्यादा उनको ब्याज की दरकार नहीं थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत मिल जाए ठीक है। वो पैसा काफी बड़ी मात्रा में उसमें इकट्ठा हुआ और उस पैसे को इस बैंक ने थोड़ा ज्यादा गेन करने के लिए जो
मॉर्गेज होते हैं उसमें लगाया, यानी वहां के जो बॉन्ड मार्केट थे उसमें पैसा उन्होंने लगाया ज्यादा कमाई करने के लिए, क्योंकि उनके पास डिपॉजिट बहुत आ गया था। लेकिन वक्त के बदला और जब ब्याज दरें बढ़नी शुरू हुई तो उन मॉर्गेजेस पे इनको मार्क टू मार्केट का नुकसान होने लगा, जिसकी वजह से इन्होंने काफी बड़ी मात्रा में अपने बॉन्ड्स, उन इंस्ट्रूमेंट्स को बेचा, क्योंकि लिक्विडिटी बरकरार रहनी चाहिए। दूसरी तरफ साथ के साथ जब ब्याज दर बढ़ने शुरू हुए, लोन महंगा हुआ, तो जो स्टार्टअप कैपिटल था, जो फंड रेजर थे, उनको लगा कि जो उनका पैसा लिक्विड पड़ा है उसको विड्रॉ किया जाए। तो बड़ी मात्रा में एसवीबी बैंक से पैसा निकलना शुरू हुआ। तो एक तरफ मार्क टू मार्केट का नुकसान, दूसरी तरफ बैंक से विड्रॉल हुआ, जिससे बैंक के पास लिक्विडिटी की कमी आई, और उस कमी को पूरा करने के लिए बैंक को और बहुत बड़ी मात्रा में करीब $80 बिलियन के अपने सिक्योरिटाइज बॉन्ड बेचने पड़े, जिसकी वजह से बाजार में काफी नाराजगी हुई। और उन्होंने बाकायदा फिर कहा कि हम कैपिटल रेस करने के लिए इक्विटी भी हम बेचेंगे। बस यही वजह थी कि वो स्टॉक 60% गिरा एक दिन में। आप सोचिए 60% एक दिन में गिरा, वहां सर्किट फिल्टर नहीं होता, इसलिए बड़ी दिक्कत बनी। और उससे पहले सिल्वर गेट में करीब 42% की गिरावट आ चुकी थी। तो ये एक फाइनेंशियल बैंकिंग क्राइसिस के तौर पे देखा जा रहा है, और इसीलिए इसकी वजह से चाहे वो जेपी मॉर्गन हो, वेल्स फार्गो हो, बैंक ऑफ अमेरिका हो, इन सब में भी 5-5, 6% गिरावट देखने को पड़ी। और उन सारे बैंकों का जो इंडेक्स था केवीबी, उसमें 7% की गिरावट देखने को मिली। अब क्या इसको लीमन ब्रदर्स की क्राइसिस से कंपेयर किया जाए या इसको किसी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस के तौर पे देखा जाए, शायद ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो बढ़ती हुई ब्याज दरें हैं फेड की ओर से, वो मुश्किलें और पैदा करेंगी। क्योंकि वो जमाना याद करिए जब केवल 25 बेसिस पॉइंट का ब्याज दर हुआ करता था, आज 4.25% और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन चेंज हुआ, इसकी वजह से बहुत सारे बैंकों को, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को दिक्कत आ रही है, जहां मार्क टू मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है और बॉन्ड के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। ये वजह थी कि कल अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर में एक तूफानी गिरावट देखने को मिली, और उसका असर दुनिया भर के बैंक्स में देखने को मिला। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका नीरज जी। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से रहे आज ग्लोबल संकेत, और इसकी वजह से इसका असर आज देखने को मिला भारतीय बाजार में। अब बाजार में क्यों बढ़ रही है गिरावट और आगे के लिए कैसे मिल रहे हैं संकेत, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात भारत और ऑस्ट्रेलिया की, जिनके बीच आज रक्षा, एनर्जी और व्यापार समेत कई समझौतों पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। खेल के क्षेत्र में समझौता, दोनों देशों के बीच ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन और सोलर टास्क फोर्स, अटल इनोवेशन मिशन जैसे अहम समझौते इसमें शामिल रहे। इसके बाद दोनों नेताओं ने साझा बयान भी जारी किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि दोनों देशों के संबंध बेहद ही सहज और सहयोगपूर्ण हैं। हालांकि इस दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की बात भी रखी और कहा कि मुझे प्रधानमंत्री एल्बनीज पर पूरा भरोसा उन्होंने दिलाया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनकी पहली प्राथमिकता है। यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री एल्बनीजी के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच भी आज एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। सेमीकंडक्टर का उत्पादन बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने एक करार किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच ट्रैवल और टूरिज्म बढ़ाने पर भी सहमति बनी। और डिटेल के लिए चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, इस यात्री की सबसे खास बात क्या रहेगी इस तमाम जो समझौते हुए हैं उसमें?
इस यात्रा की सबसे खास बात यह रही कि 3 साल बाद यूएस इंडिया कमर्शियल डायलॉग की शुरुआत हुई और इसका जो आउटकम निकला एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, वो था सेमीकंडक्टर को लेकर। जी हाँ, वही सेमीकंडक्टर जिसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए, इंपोर्ट निर्भरता कम करने के लिए भारत ने जिस मिशन की शुरुआत की थी, अब उसमें यूएस भी साझेदार होगा। इसके लिए एमओयू साइन किया गया। इस एमओयू के जरिए भारत और अमेरिका दोनों अपने यहाँ जो सेमीकंडक्टर के इकोसिस्टम है, इनोवेशन इकोसिस्टम है, उसको बढ़ावा देंगे। भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पार्टनरशिप किया जाएगा और किस तरीके से सेमीकंडक्टर का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, उसका सप्लाई चेन कैसे दुरुस्त किया जाए, इस पर फोकस किया जाएगा। क्योंकि इंपोर्ट निर्भरता सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, यूएस की भी समस्या है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए भारत और यूएस ने हाथ मिला लिया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात रही वो रही टैलेंट को लेकर के। एक टैलेंट पूल बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बना है। इस वर्किंग ग्रुप की खास बात यह हो कि टैलेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उस पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए स्टार्टअप, एमएसएमई क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा आपसी सहयोग के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा। एक और चीज़ रही, ट्रैवल और टूरिज्म के लिए जो वर्किंग ग्रुप पहले बना हुआ था, उसको फिर से बनाने का फैसला किया गया है, रीलॉन्च किया गया है, ताकि दोनों देशों के बीच में ट्रैवल एंड टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। और इन दौरे की एक और खास बात यह रही कि जो यूएस की कॉमर्स सेक्रेटरी, उनके साथ 10 दिग्गज कंपनियों को सीईओ भारत आए हैं और उन लोगों ने भारत में निवेश करने में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है अलग अलग सेक्टर में। तो आने वाले दिनों में अमेरिकी कंपनियों का भारत में निवेश भी आप बढ़ चढ़कर होता हुआ देख सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका, लक्ष्मण जी। और दूसरी तरफ दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की अगर बात करें तो इस केस में मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई फिलहाल चल रही है। अपडेट लेते हैं इस पर। असीम मनचंदा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे। असीम, बताएं आज की कार्रवाई के बारे में। देखिए, एक्साइज घोटाले में जो ईडी है उसने कल देर शाम को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। आज उनकी ईडी कोर्ट में पेशी हुई और यहाँ पर से ईडी ने उनकी 10 दिन की रिमांड मांगी। जो ईडी था उसका कहना था कि करीबन 292 करोड़ रुपए का इस पूरे मामला है, उसमें लेन देन हुआ है। हम इसकी मनी ट्रेल को हमको फाइंड आउट करना है। हमने करीबन 7 लोगों को नोटिस दिया गया है, उनको बुलाया जाएगा, सामने बुला करके पूछताछ की जाएगी, क्योंकि खासतौर पर इन्होंने सबूत भी मिटाने की कोशिश की है। फोन कई इन्होंने डिस्ट्रॉय भी किए हैं। तो हम इस पूरी मामले की तह तक जाना चाहते हैं। हमारे पास पर्याप्त सबूत है इनके लिए, तो हमें 10 दिन की कस्टडी दी जानी चाहिए। जबकि जो मनीष सिसोदिया के वकील थे, उनकी ये दलील थी कि ये जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, इनके पास कोई भी पैसा नहीं मिला है, ना ही इनसे कोई मनी ट्रेल इनके सामने देखने को मिला। तो सीएस में जो ईडी को कस्टडी देने का मामला यहाँ पर नहीं बनता है, रिमांड देने का मामला नहीं बनता। तो जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, उन्होंने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अब फैसला सुरक्षित रख लिया। थोड़ी देर के अंदर फैसला आएगा, तब देखना होगा कि उनको कितनी दिन की कस्टडी इनको ईडी को मिलती है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका, असीम। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके का मामला आज रहा। लेकिन दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार और करीबी लोगों के आज ईडी ने छापे यहां भी मारे। बिहार, उत्तर प्रदेश और मुंबई में कुल 15 ठिकाने ऐसे रहे जहां पर ईडी की दबिश हुई। इसमें लालू की 3 बेटियां रागिनी यादव, चंदा यादव और हेमा यादव के अलावा लालू के करीबी आरजेडी नेता अबू दोजाना का घर भी शामिल है। 2018 में पटना में अबू दोजाना के अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल को ईडी ने सीज किया था। आरोप है कि यह मॉल असल में लालू यादव और उनके परिवार की बेनामी संपत्ति है। ये छापे रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में डाले गए हैं। इससे पहले ईडी राबड़ी देवी से पूछताछ कर चुकी है और लालू यादव को पूछताछ के लिए सीबीआई ने समन भी भेजा है। और बात पंजाब की, जहां की भगवंत मान सरकार ने आज अपना पहला बजट यानी कि पहला पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने के मुताबिक 1,96,000 करोड़ के बजट का फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि विकास पर रहा। पंजाब सरकार ने पहली बार पाकिस्तान की सीमा से लगे जिलों में इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए 40 करोड़ रुपए आवंटित किए। कुल मिलाकर इंफ्रा पर बजट में 26,295 का प्रावधान किया गया। कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र के लिए 13,888 करोड़ और शिक्षा पर 17,072 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस बजट में 117 आम आदमी क्लिनिक बनाने का भी प्रावधान है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
नौसेना में शामिल होने के बाद से ही आईएनएस विक्रांत काफी चर्चा में है। कल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी इसे देखने के लिए मुंबई पहुंचे। उन्हें आईएनएस विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। आधुनिक हथियारों से लैस आईएनएस विक्रांत के फ्लाइंग डेक पर MiG-29 तेजस, चेतक जैसे विमान तैनात हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता ने एयरक्राफ्ट कैरियर का जायजा लिया। आप भी देखें। 2 सितंबर 2022 में ही भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है और अभी भी जो इसके एयर ऑपरेशन की जो ट्रायल है वो अभी भी पूरी तरह से चल रहे हैं और आईएनएस विक्रांत इस समय मुंबई के हार्बर पर है। मुंबई शहर से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर हार्बर पर ये जहाज खड़ा हुआ है। इस जहाज पर जो अपर डेक है वहाँ पर 36 एयरक्राफ्ट इस पर ऑपरेशन कर सकते हैं, जिससे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं MiG-29 के साथ साथ यहाँ पर तेजस जैसे जो फाइटर जेट्स हैं वो यहाँ से इस अपर डेक से ऑपरेट कर सकते हैं। बीच समंदर में जाकर ये एयर ऑपरेशन कर सकता है, पानी के जहाज़ों का भी ऑपरेशन कर सकता है। तो अपने आप में जो एयरक्राफ्ट कैरियर का जो रोल होता है किसी भी वॉर में वो काफ़ी ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट होता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 14 डेक में बना हुआ है और इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 1700 लोग एक साथ सवार होकर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। 200 ऑफिसर्स लेवल के लोग रहेंगे इस जहाज में और 1500 सेलर रहेंगे। और इसके अगर एंड्योरेंस की बात करें तो ये 15,000 किलोमीटर, जी हाँ 15,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकता है समुद्र में। और स्पीड की बात करें तो ये जहाज़ की स्पीड जो मैक्सिमम स्पीड है वो रहेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हेलीकॉप्टर कवोक है। कवोक का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है रडार सिस्टम। इस हेलीकॉप्टर के नीचे रडार्स लगे हुए हैं ताकि अगर इस जहाज़ के आसपास कोई आता भी है तो उसे वो तुरंत भाप सके और रडार के ज़रिए पता लग सके कि जहाज़ के आसपास कौन आ रहा है या फिर कोई दुश्मन के जहाज़ यहाँ पे मौजूद है या नहीं। इसके रडार सिस्टम जो हवाई रडार सिस्टम है उसको ये पूरा से भाप लेता है। पूरा ऑपरेशन जो आप ऊपर देख रहे हैं वो एयर ऑपरेशन का ATC होता है। वहाँ से ये पूरा ऑपरेट होता है कि कौन से जहाज़ को किस समय लैंडिंग होनी है, किस समय टेक ऑफ होना है। ये है तेजस, LSC तेजस जो पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। सिंगल इंजन ये फाइटर जेट है, 2 सीटर पायलट है इसमें। इसी जगह से टेक ऑफ और लैंडिंग होती है। स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है किसी भी फाइटर जेट के लिए लैंडिंग करते समय, इसलिए जब भी उसको रोकने की कोशिश की जाती है, मैं तो आपको एक चेन दिखाऊंगा, एक लोहे की जो बड़ी जंजीर आप सामने ये जो देख रहे हैं, इस जंजीर से जब भी कोई लैंडिंग होती है तो पीछे से एक लोहे का तार होता है और इस तार में इस जगह वो फंस जाता है ताकि एयरक्राफ्ट है जो जितनी स्पीड से जो लैंडिंग होती है उस तार में फंसने के बाद उसे रोका जा सके। यहाँ से रनवे से फ्लाई करते हुए सीधे जो आप ऊपर कैसा देख रहे हैं, जो सीधे ऊपर की तरफ निशान बनाते हैं, यहाँ से वो फ्लाई करके सीधे आगे निकल जाते हैं। 23,000 करोड़ का ये पूरा जहाज है। 45,000 टन ये किसी भी भार को जो वेट है उसे हैंडल कर सकता है। और अब बात शी जिनपिंग की, जो लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बन गए हैं। चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने शी जिनपिंग को राष्ट्रपति बनने पर मुहर लगा दी है। ये राष्ट्रपति के तौर पर शी जिनपिंग का तीसरा कार्यकाल है। इसके साथ ही उन्होंने चीन के दिग्गज नेता रहे मो त्से तुंग की बराबरी कर ली। अब शी जिनपिंग अपने प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति पर फैसला लेंगे। शी जिनपिंग साल 2013 में पहली बार देश के राष्ट्रपति बने थे और तब से लेकर लगातार राष्ट्रपति हैं। वो सबसे ज्यादा समय तक चीन में राज करने वाले अब राष्ट्रपति बन चुके हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।